ये कल हम लोगों ने किया था क्या? कल नहीं, लेकिन पहले भी कर चुके हैं वाला क्वेश्चन। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। कल भी कराए थे क्या मैंने इंपॉर्टेंट मार्क? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। If the mth term of the AP is 1 by n, if the mth term is 1 by n, show that the mth term is 1. इन सब क्वेश्चन में मुझे बोलना चाहिए क्या करोगे बार बार? A निकालोगे, D निकालोगे और उसके बाद वैल्यू को पुट करोगे। हर बार ये करना है। A निकालिए, D निकालिए और वैल्यू को पुट कीजिए। सब लोग क्या क्वेश्चन नंबर 3 कर लो अभी? जरा एक बार ट्राई मारो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, इंपॉर्टेंट स्टेप वाला क्वेश्चन। हाँ, स्क्वायर। अच्छा, ये एग्जाम में है भी बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं कर दूं क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन देख लीजिए प्लीज। If n times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, show that m plus nth term of the AP is 0. ये मैंने कल या परसों भी करके दिखाया था आपको, आज फिर दोबारा से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। n times the mth term, n times the nth term, और आपको m plus nth term a plus m plus n minus 1 into d, इसको 0 प्रूव करना है। यही क्वेश्चन है क्या? a plus m plus n minus 1 into d, इसको क्या प्रूव करना है आप लोगों ने? 0. You need to prove it as 0. तो चलो n times a plus n minus 1 into d, n times a plus n minus 1 into d। अब ये हो जाएगा an plus n square minus n into d। इस n को ब्रैकेट के अंदर लेंगे और ये हो जाएगा an और ये हो गया n square minus n into d। सब कुछ लेफ्ट में ले, सब कुछ कहां पे है? लेफ्ट। तो ये हो जाएगा an minus a plus m square minus m into d minus n square minus n into d। आया क्या समझ में? सब कुछ लेफ्ट में। मुझे याद है पिछली बार मैंने लेफ्ट में ही लेकर आया था। पिछली बार d को एक तरफ ले गया, a को एक तरफ ले गया, ऐसा कुछ किया। पर पता नहीं, लेकिन आज मुझे नया मेथड याद आया, नए मेथड से कर दो। a into ब्रैकेट में कितना बचेगा? m minus n plus m square minus m minus n square plus n into d। Is it so? हो गया? कोई डाउट? क्या किया हम लोगों ने? d और d कॉमन ले लिया, m स्क्वायर माइनस n माइनस n स्क्वायर प्लस n, ब्रैकेट जब खुलेगा और d चला गया बाहर। अब क्या होगा? a इंटू m माइनस n प्लस मैंने क्या लिख दिया? n m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर तो एक जगह ले लिया, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, m माइनस n। क्योंकि ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि सर m माइनस n कॉमन लेंगे जरूर। सर m माइनस n क्या ले लेंगे? कॉमन। तो ये हो गया m माइनस n तो चलिए ठीक है, प्लस क्या m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? m प्लस n m माइनस n माइनस m माइनस n इंटू d। Have you got this? क्या पूरे ब्रैकेट से, इस पूरे ब्रैकेट से m माइनस n कॉमन आ गया ब्रैकेट के बाहर,
और m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इट 0, और यहां लिखना होगा m माइनस n। अब आपको लगता है पूरे से ही m माइनस n कॉमन ले सकते हैं क्या? पूरे से m माइनस n कॉमन ले लिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये भी कॉमन, ये भी कॉमन। तो अब m माइनस n को 0 के नीचे ले जाता हूं, तो 0 के नीचे लेके जाऊंगा तो बचेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 0। तो क्या ये m प्लस n टर्म 0 हो गई क्या? यही तो प्रूव करने के लिए सोचा था ना आप लोगों ने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। फटाफट कॉपी करो, नया कहीं का सोल्यूशन हो गया। पिछली बार से शायद इजी लग रहा होगा, पिछली बार से थोड़ा सा इजी लग रहा होगा। इट सीम्स टू बी इजी है, लगभग उतने ही स्टेप से, एक दो स्टेप ऊपर नीचे हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो अदरवाइज नहीं है। सब लोग कॉन्सेंट्रेट करें, पेज फटाफट जल्दी से लिखे हो। कल स्कूल है कि नहीं है? कितने लोगों का नहीं है? नहीं है, नहीं, ओके। और कितने लोग का है? कल की क्लास शाम को लगेगी फिर, है ना? इसी टाइम, सेम टाइम मेरी क्लास। हमारा मानना है कि धनतेरस पर विद्या से बड़ा तो कोई धन होता नहीं, तो इसलिए मैंने तो आज तक 25 साल में कभी छुट्टी नहीं करी धनतेरस, हमेशा क्लासेस लगाई। उसका फायदा ये हो गया कि मुझे विद्या भी खूब मिली और विद्या भी खूब मिली, है ना? इसलिए कल के रेगुलर क्लासेस है हमारी, है ना? फटाफट कॉपी कीजिए प्लीज। कुछ बातें ना करो। फटाफट कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, हट जाओ आगे से, कहाँ जाओ बस। ये नया मेथड समझ में आया? पिछली बार भी m माइनस n को कॉमन लेके काटा होगा, और इस बार भी m माइनस n को एकदम बार कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में 0 के ले गए, है ना बच्चों? डिनोमिनेटर में 0 के नीचे ले गए। हाँ, कर रहे हैं ना? बहनों को कर तो ले लो। हो गया? ये जल्दी से कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं। आपने आंसर पिछले जन्म की तुम्हारी याददाश्त बाकी है। बेटा बातें ना करें, फटाफट कॉपी कर ले प्लीज।
बैच में बहुत सारे लोगों ने व्हाइट वॉशिंग के कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं, सब अपना काम छोड़ छोड़ के आए, पढ़ाएं थोड़ी देर। अपने यार दोस्त लोग को लगा रखा है काम, उठाई करते करते हालत भी ऐसी हो जाती, कोई पहचानता नहीं है। ये वाला हो गया बच्चे लोग? m plus nth term is 0, m plus nth term is 0, यही प्रूव करना था। show that the m plus nth term of the AP is 0। ये मैंने क्वेश्चन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन था जिसको मैंने लिखा था पक्का आ रहा है, वो आया भी है, और ऐसे ये भी पक्के आ रहा है जैसे ये क्वेश्चन। ये लगभग सिमिलर टाइप की पिक्चर है, स्टोरी सबकी सिमिलर टाइप है, एक जैसे टाइप की है। सब में ए निकालना होता है, डी निकालना होता है, हालांकि ये तो थोड़ा इजी हो गया, इसमें हमने ए नहीं निकाला, डी नहीं निकालना, सीधा ही कर दिया। अच्छा, अब क्या इन वाले क्वेश्चन को देखकर डर तो नहीं लगता? समझ में आता है करना क्या है इसका? इसका मैंने एक बड़ा क्वेश्चन करा दिया। ये वाले क्वेश्चन इजी होते हैं बट लेंथी, ये वाले क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन साथ में क्या होते हैं? लेंथी होते हैं, इजी एंड लेंथी। क्या ये वाले क्वेश्चन हमने कर लिया क्या? फोर्थ फिफ्थ? नो सर, मुझे कराना है कि हो गया? ये लो, जब भी कभी लेते हैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो हम लोग मान लेते हैं लेट ए एन बी लेसर देन 0। क्या मान लेते हैं? लेट ए एन बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ए एन इज लेसर देन 0। तो ए एन का वैल्यू कितना होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेसर देन 0। a बोलो कितना है? n माइनस 1। b बोलो कितना है? डी निकालो कितना है? माइनस 3/4। डी इज माइनस 3/4। भैया 19 1/4 से 20 को माइनस कर दीजिए डी निकालने के लिए। तो क्या करोगे? 19 4 = 76 माइनस प्लस 1 77/4 माइनस 20, तो 77 माइनस 80/4 माइनस 3/4। तो डी कितना हो गया? माइनस 3/4 इज लेसर देन 0। तो ये हो जाएगा 20 प्लस n माइनस 1 या माइनस 3n/4 प्लस 3/4 इज लेसर देन 0। देखो सही क्या करना है? माइनस 3/4 को n से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई। अब एलसीएम कितना हो गया? 4। 24 = 80 माइनस 3n प्लस 3 इज लेसर देन 0। 80 और 3 कितना हो गया? 83 माइनस 3n। Would it be 0 into 4? तो 0 ही हो जाएगा ना? थोड़ा ध्यान से देखना, माइनस 3n इज लेसर देन माइनस 80, माइनस 3n इज लेसर देन 83 हो चला। अब दोनों तरफ से माइनस जैसे ही कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 3n इज ग्रेटर देन 83। 3n is greater than 83, n is greater than 83/3, n is greater than 3 to the 6, 23, 3 7 the 21, कुछ ऐसा या 6। तो 27.6 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? तो इसका मतलब A28 is lesser than 0। First negative term is what? 28. Copy कीजिए please. 28th term is the first negative term. अच्छा question. 28th term is the first negative term. First negative term होगी 28.
क्वेश्चन में सीरीज तो नोट करो, तभी तो ए और डी लिखोगे। हो गया? ऐसे पेपर जो होते हैं वो सिर्फ नॉलेज चेक करने के लिए होते हैं। इन पेपर्स की प्रिपरेशन नहीं की जा सकती। ये जो फिजिक्स का जो पेपर था आपका, तो ये कोचिंग्स की चेकिंग थी सिर्फ कि कोचिंग से आपने क्या सीखा या कोचिंग्स वाले सर ने क्या सिखाया, ये उसका टेस्ट था। ये आपको, आप इसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे नॉलेज कोचिंग में फ्लो होनी चाहिए। क्लासरूम के अंदर आपके और हमारी टीम में ये मिलकर काम करना चाहिए इसके ऊपर। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। साइंस में अगला टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल। साइंस में कितने चैप्टर बच रहे हैं मालूम है आपको? 3, टोटल 3। एक तो मेटल्स एंड नॉन मेटल, एक कार्बनिक कंपाउंड्स और एक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। बस मैथ्स में ज्यादा बच रहे लिखने। मैथ्स में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरिया ऑफ सर्कल्स, क्या स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बट ये ना कोई भी चैप्टर इतना लंबा नहीं है। जितना लंबा ये चलाना खास बात है। क्यों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने क्लासरूम में कराया? नो सर, एक्स्ट्रा क्लासेस में बहुत बताया। अच्छा करा नहीं। अब तो मैं खुद भूल गया क्या मैंने एक्स्ट्रा में कराया था, क्या मैंने नॉर्मल क्लासेस में कराया। ये प्री बोर्ड केबी के तो आ गए प्री बोर्ड है ना 25 नवंबर से। यस सर। क्या बोलिए? चलिए, तो ये हो गया 28 टर्म। अच्छा ये बना के 7 6 का तो बना, पिछली बार क्या था ना 7 बना कि नहीं बना? कितने लोगों को बन गया 7? बाकी लोग 5 करो जल्दी। 7 find A, B and C. If it is given that क्या सेकंड टर्म 7 दिया हुआ है? A2 is equal to A plus B, isn't it 7? बेटा बात करोगे तो बाहर भी जाना पड़ेगा और बैच का टाइम दिख रहा है। आप इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पे काम करें, अकेले चुपचाप से बैठ के काम करें तो सीख पाओगे, मैं सिखा पाऊंगा। ये फेस्टिविटी के टाइम में आप लोग कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी बड़ी बात है, लेकिन आपका टाइम किल भी तो ना होना। क्या ये 4th टर्म है 23? तो क्या A plus 3D इज इट 23? तो क्या A और D की वैल्यू निकाल लोगे सब लोग? बताओ D कितना आ गया? 8 है। देखो ना, A plus D is equal to 7, माइनस कर दोगे 2 into D is equal to 16। D कितना आ गया? 8। और D अगर 8 हो गया तो A कितना हो गया? -1। तो ये हो गया -1, 7 और फिर B कितना हो गया? 15 और 23 और फिर 7, 30।
21 A B C, ये 7 दिया हुआ सेकंड टर्म और 23 दिया हुआ फोर्थ टर्म, तो आप समझ जाते हैं ना इसका मतलब कि सर 2 टर्म दी हुई है, 2 टर्म देने का मतलब ए और डी निकल आएगा, सब कुछ निकल आएगा उससे। एपी में अगर ए और डी निकल जाए तो मतलब सब कुछ निकल गया, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। एपी -1 7 15 23 31 हो गया। अब ये बताओ क्या एनसीईआरटी में कुछ बचता है क्या हमारा? एपी में कौन सा चैप्टर है? एपी यार एक्चुअली ऑप्शनल एक्सरसाइज में कुछ इंटेग्रल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए। हाँ लेकिन सारे क्योंकि वो आते नहीं है इसलिए नहीं कराया। तो चलो आज एक होमवर्क नोट करो, डू ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम एपी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी। आप एग्जाम्पल्स करोगे एनसीईआरटी पे, एग्जाम्पल्स करोगे एनसीईआरटी। इसके मैंने शायद आपको एक तो फर्स्ट हो गया शायद हमारा, फर्स्ट नहीं हुआ है, कौन बोल रहे हो सर? फर्स्ट करो जरा जल्दी से, चलो फर्स्ट नेगेटिव टर्म थोड़ा जल्दी करना प्लीज। फर्स्ट नेगेटिव टर्म our exams are starting from 28th of October 22. Oh my God! हमें सिलेबस तो भेज करके आ रहा है। वो कहाँ, कौन से प्रदेश में हो आज? वेस्ट बंगाल में, आसाम में हुई, आसाम में। ओके, सिलेबस भेजो। मैथ्स में क्या क्या आ रहा है, फिजिक्स में क्या क्या आ रहा है? सही दिवाली तो तुम्हारी में नहीं थी बेटा, सही दिवाली तो तुम्हारी पेटीएम दे दे, पेटीएम के वो तो आवाजें आएंगी। फटाफट इस क्वेश्चन को कर दीजिए, मुंह ना खोले अपना, मुंह बंद कर दीजिए, बिल्कुल जैसे गुटखा खाए, बिल्कुल मुंह बंद, सिर्फ ये क्वेश्चन करना नहीं बनेगा। आयुष करो ना, अपना अपना काम करो, सब बताओ किसको क्या बन रहा है, अपना करो। क्या बोलते हो करेंगे? ए इज नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव टर्म a plus n minus 1 into d is lesser than b. A is how much? 121. n minus 1. d is how much? 4. जब मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन किया है। 121 minus 4x plus 4. 125 minus 4x. कितना हो गया n का वैल्यू? क्या n का वैल्यू 32 हो गया? 32 ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मुझे ऐसे याद है कि मैंने एक क्वेश्चन किया था आपसे ऑप्शनल। हाँ 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं, आपने कल नहीं पूछा था। फिजिक्स के नंबर तो अच्छे नहीं है, 40 50 42 कितने नंबर?
अच्छा क्यों इतना पीछे हो गए? तो बेसिक क्लियर नहीं है इसका, ऐसा ना हो सकी। ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो जरा जल्दी से। The sum of the third and seventh term, the sum of the third and seventh term is 6, and the sum of the second, third and seventh product of is 8. देखना यही क्वेश्चन है। The sum of the third and seventh term is 6, and their product is 8, and their product is 8. सब a और d के इक्वेशन यहां से आ जाएगा, 8 plus 2 into d और a plus 6 into d। तो 2a plus 8d is equal to 6, a plus 4d is equal to 3, a का वैल्यू हो गया 3 minus 4d। समझ रहे होंगे मैं क्या करने वाला हूं? क्या करने वाला हूं मैं? सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पे a3 का मतलब a plus 2 into d, फिर a plus 6 into d, isn't it 8? a का वैल्यू डाल दिया 3 minus 4d plus 2 into d और 3 minus 4d plus 6 into d। सही कर रहे हैं बच्चे लोग क्या? अब ये हो जाएगा 3 minus 2 into d into 3 plus 2 into d, would it be 8? a minus b, a plus b is what? a square minus b square। हो गया? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 minus 4 into d square is 8। 9 minus 8 is 4d square, 1 upon 4 is d square। तो d का वैल्यू अंडर रूट 1/4, would it be 1/2? तो a कितना है? 3 minus 4d। 4 into d is how much? 1/2। a 1 हो गया क्या? a हो गया 1, b हो गया 1/2। अब पूछा क्या उन्होंने क्वेश्चन? फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म्स। क्या S16 निकाल रहे हो क्या? कर लोगे सॉल्व करो अपने आप? हाँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक बार ऐसे सीरीज बन जाएगी, एक बार ऐसे सीरीज बन जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहो तो d की वैल्यू 1/2 माइनस 1/2 दोनों के ले सकते ना 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 ना। S16 वही होगी, एक बार ऐसे, एक बार भाई, एक बार 1 से लेकर 10 तक ऐड किया, एक बार 10 से लेकर 1 तक ऐड किया, बात तो एक ही है। ओके कि नहीं? फिर इसको चाहते हो कि कॉपी करें? जी नहीं कॉपी करना, जल्दी कर लो जल्दी से, वरना कल को बोलोगे सर आपने कराया नहीं। क्या हो गया? क्या 68? To add is human। इंसान से ही गलतियां होती हैं। जल्दी करो ना, लेकिन सही तो करो। 68 अगर आंसर, अरे हो गया कॉपी? आयुष कौन से वाले में प्रॉब्लम हो रही है? रेड वाले में कि ब्लू वाले? ब्लू वाले। बता क्या प्रॉब्लम? ये वाला? अच्छा, यहाँ तक आ गया? अच्छा, यहाँ तक आ गया?
ए की वैल्यू डाल दी ना, एलिमिनेशन मैथड से कर नहीं सब्स्टिट्यूशन है एलिमिनेशन, कर लेते सर। तू कर देता है इसने कर दिया इसने कर दिया। मत बताओ यार, अपना तो संभाल लो ना, तुम्हें लाल समझ में आ रही है ना बीपी है, अपनी हालत तो देखो, अब आ गया। तुम्हें कुछ नहीं पता तुम्हें क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। मैंने तो ऐसे पूछ लिया, लाल समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लू, पहले तुमने जो लिया ब्लू फिर रेड, मतलब बेटे समझाना उनको। ओके अब चलो चलिए 76 है। होती है वो तो 5.1 का फर्स्ट बोला है। चलो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, यानी एपी का बेसिक चेक कर रहे थे कि कौन सी सीरीज एपी है कौन सी सीरीज एपी नहीं है। ये देखिए आवाज ना करें प्लीज। देखिएगा the taxi fare of each kilometer when the fare is rupees for the first kilometer and rupees 8 for the additional kilometer। यानी फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि 1 किलोमीटर टैक्सी जाएगी तो कितने रुपए लगेंगे उसके, 15 रुपए। बट अगर 2 किलोमीटर जाएगी तो उसके लगेंगे 15 और 1 कितना लगेगा 23। अगर 3 किलोमीटर जाएगी तो 8 रुपीज और बढ़ जाएंगे, बचेगा कितना 30, फिर 39, फिर 47। क्या ये एपी है? यस सर ये एपी है। दिस इज एन एपी। लेकिन बच्चों जो इसका सेकंड क्वेश्चन है ना ये परेशान चल रहे हैं, ये आसान नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ये मैं आपको अलग से करके बताता हूँ। सेकंड वाला ना देखिएगा प्लीज। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है और उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उसके अंदर कुछ गैस भरी हुई है या फिर क्या है एयर, इसके अंदर कुछ गैस भरी हुई है या फिर है एयर। तो चलो द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट दैट टाइम। शुरू में कितनी एयर थी इसके अंदर, वॉल्यूम V। सेकेंड बारी में वैक्यूम पंप ने V में से 3/4 V क्या कर दी, रिमूव कर। द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4, सॉरी कितने रिमूव कर दी 1/4। जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder, जितने भी एयर थी उसका 1/4 क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो यार बचेगी कितना, ये हो जाएगा 4V minus 1V upon 4, तो ये हो जाएगा 3V/4। क्या सेकंड बार एक बार मतलब एक बार रिमूव करने के बाद में बच कितनी गई है 3V/4। अब इतनी है बची हुई, तो पंप बोलता है जितनी भी बची है मैं उसका 1/4 क्या कर दूंगा, रिमूव कर। पंप बोलता है जितनी भी बची है मैं उसका 1/4 क्या कर दूंगा, रिमूव। तो मैंने कहा कितना रिमूव करोगे सर, 1/4 और जो बची हुई है क्या इतना रिमूव बनेगा। ध्यान से देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। जितना भी वॉल्यूम ऑफ द गैसेस था अभी बचा हुआ उसका 1/4 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसका 1/4 क्या हो जाएगा, रिमूव। भाई मान लेता हूं x बचा हुआ, तो x का 1/4x क्या हो जाएगा, रिमूव। अब x था कितना, क्या x की वैल्यू 3V/4 है कि नहीं, बोलो जल्दी से। अब ये क्या हो जाएगा, चलो 3V/4
माइनस 3v/60, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 3 3 9v माइनस 3v, क्या ये हो जाएगा 6v/60। तो कितनी टर्म्स हो गई हैं? पहली टर्म v, दूसरी टर्म 3v/4 और तीसरी टर्म क्या होगी? आया मुझे भी लग रहा है कुछ गलत कर रहा हूँ। 4 3 12, 12v माइनस 3, 9v/60। तो ये हो गया है 9v/60। यार इसमें तो क्या मल्टीप्लाई हो गया 3/4, इसमें क्या मल्टीप्लाई हो गया? तो ये तो 3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारे एपी में तो क्या होता था ऐड, हमारे एपी में तो क्या होता था ऐड, और ये क्या हो रहा है? तो यार अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब इट इज नॉट एन एपी, ये एपी ना है, ये एपी नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स involved makes an arithmetic progression? इसका तो है बट ये नहीं। क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट ट्राई करो जल्दी से, दिमाग लगाओ जल्दी से। थर्ड पार्ट सब लोग बड़ी ईमानदारी से पार्टिसिपेट करें। पार्ट में जो एक्टिविटी जो हो रही है हमारी, उसी के लिए आए हो आप सब लोग। वो सब मल्टीप्लाई हो रहा था। हाँ। तो वो कुछ तो होगा अग्रीमेंट। एपी नहीं है, कुछ और है। हाँ 11th का है भाई, तू सब में बोलता है हैं? इसकी बारी में तुम बोलते हो, उसकी बारी में तो तुम बोलते हो। हाँ, तुम बोलना चालू हो, काम करो जल्दी से अपना, बाहर जाओगे नहीं तो फालतू बोलोगे। क्या बोल रहे थे? कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल एवरी मीटर when it costs rupees 150 for first meter, rises by rupees 15 each subsequent meters, rising by 50 rupees in for each subsequent meter। यानी जो आप और खोद रहे हो ना, पहले 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, बट जब दूसरा 1 मीटर खोदोगे तो 11 खोदोगे ना, बोलो भैया उसका तो थोड़ा महंगा रेट लगेगा 200 रुपये। फिर एक और, फिर एक और, तो क्या ये एक है कि नहीं? बोलो बता कि नहीं? यस, दिस इज एन एपी। इसका थर्ड पार्ट एपी है। पहले एक मीटर खोदने के 150 रुपए, फिर 200, फिर 250, फिर 300। as you dig subsequent meter, the cost rises by ₹50। हर बारी में 50 रुपया बढ़ते जा रहा। कितने रुपया? 50। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, फोर्थ पार्ट, पार्ट नंबर 4। The amount of money account in every year when 10,000 rupees deposited at compound interest of 8% per annum। अरे बाप रे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं। वैसे ये सब चीजें 8 पे पढ़ाई जाती थी, कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन मुझे मालूम कि 8 में तुम लोग कितना पढ़ पाते थे। उस टाइम तो सैनिटाइजर खेल रहे थे ना, बट दैट वाज अ टफ टाइम। आपने काफी छोटी उम्र में काफी बड़ी समस्या देखी है ना, और मेरे लिए इतनी बड़ी समस्या बन गई। द अमाउंट ऑफ मनी, आपने कितने रुपए डिपॉजिट किए? 10,000। 1 साल के बाद 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या 10,000 तो थे, और 10,000 का 8% 800 रुपए आपको क्या मिल गया भैया? क्या 10,800 हो गया? फर्स्ट ईयर में जब आपने डिपॉजिट किए तो 10,000, बट 1 साल के बाद कितना हो गया? 10,800। बोलो बना कि नहीं? अच्छा चलो, फिर बोलने लगे सर अब अगले साल में 10,800 तो था, बट इसके ऊपर क्या मिल जाएगा आपको? 8% का इंटरेस्ट। तो ये हो गया 164।
तो जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 10,000, 10,964 हो गया क्या? 164 थोड़ी है, 864 होगा। 864 होगा तो ये हो जाएगा 8,860,11,694। देखो ना, अब 3 टर्म मिलते हैं आपको। पहला टर्म कितना हो गया? 10,000, दूसरा हो गया 10,800 और तीसरा हो गया 11,694। कितना ऐड हुआ? 800। कितना ऐड हुआ? 864। इसका मतलब सर ये नॉट है ए, ये ए बी नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट वाली कभी ए बी नहीं बनती, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली कभी ए बी नहीं बनती, सिंपल इंटरेस्ट वाली सीरीज ए बी बनती है। कॉपी में मार्जिन लाइन के ऊपर लिख लो, सीरीज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट is never an AB. Series of compound interest is never an AB. Series of compound interest is never an AB. But the series of simple interest is an AB. जो ब्याज मिला आपको उसके ऊपर भी ब्याज। हाँ 894 प्लस 894 यहाँ पे, यहाँ पे ये अच्छा, तो क्या चलो मैंने यहां गलत लिख दिया क्या? 864 ऐड करेंगे तो 11,664 हो जाएगा। चेक करने से बैठ पाता है। और यहां पे भी यहां पे कितना हो जाएगा? 11,664। मतलब ऐड तो 864 ही होगा। भाई मैं ऐसे बोल रहा हूं ना, 10,000 का 8% 800 हो गया, और फिर जो 800 रुपीज मिले उसका 8% 64 रुपीज हो गया। ऐसे ऐड करते जा रहा हूं, 864 ही ऐड हुआ, ठीक है। बट ये एपी नहीं है। अब ये बताओ, ये फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में मेरे लायक कुछ है नहीं कोई क्वेश्चन? शुरू होने से पहले तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। चलो फिर ये बताओ मुझे अभी, कितने लोग हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ है। नहीं, कौन है ये लोग? केवी में नहीं हुआ, ठीक है। सेगमेंट्स में नहीं हुआ। अच्छा, कितने लोग हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स नहीं हुआ? एरिया ऑफ सर्कल्स, एरिया ऑफ सर्कल नहीं हुआ है, ठीक है। नीचे कर लो। कितने लोगों के यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, साथ साथ एक नया टॉपिक ले रहा हूं अभी। और देखो बच्चों लोग, आप मुझे ना अपने डेज को यूटिलाइज करते हुए आपके सिलेबस को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा के दे रहा हूं। तो अभी सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद साथ साथ उसके बाद तुरंत चालू हो जाएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल। क्या चालू हो जाएगा तुरंत? मेटल्स एंड नॉन मेटल। इन बिटवीन अगर आपके यहाँ कुछ एग्जाम्स है और आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो दो ढेंचे के दो कॉल नहीं, आप मुझे बात करो, मैसेज डालो, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर वो टॉपिक्स को करा के दूंगा जो अपने एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है ना? चलो क्या टॉपिक बोले नया? कोई और तो नहीं शुरू करना चाहते हो?
मेटल के नॉन मेटल, तब ये खत्म कर दो, उसके बाद मेटल का नाम है। मैथ्स में ज्यादा चक्कर बच गए ना। अरे बहुत छोटा है। हेलो बस बस जल्दी खत्म हो जाएगा। दो क्लासेस नहीं तो हमसे भी खत्म। अच्छा हम क्या नाम देंगे? देखो कोई भी टाइम ऐसा ना करे जो खराब हो जाएगा। देखो मेरे लिए इस टॉपिक का नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंस। क्या नाम है इसका? हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, हाइट्स एंड डिस्टेंस। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। चलिए देखिए, नंबर वन एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन की स्पेलिंग चेक करो, डिप्रेस लोगों को बनती होगी। अच्छा सही है ना? बस चलो ये देखिए, अगर ये हो गई एक आई, नॉर्मल आई। अब आवाज बंद करो, सीखने में आए मुझसे और अपना टाइम निकल कर रहे। अगर ये हो गई एक नॉर्मल हेल्दी आई, और इसका ना नॉर्मल विजन जो होता है वो अर्थ के पैरेलल है। इसको मैं बोलता हूं नॉर्मल लाइन ऑफ विजन। ब्रैकेट में लिख लेना, एनएलवी का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल लाइन ऑफ विजन। क्या नाम है इसका? नॉर्मल लाइन ऑफ विजन। अब अगर ये नॉर्मल लाइन ऑफ विजन है, चलो तो जब भी कभी आंख से ऊपर देखना पड़ेगा तो इस वाले एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ऊपर करना होता है ना, एलिवेट करना। एलिवेटर होती है, ऊपर लेके जाती है ऐसे। एलिवेट देखो इधर, अगर यहां से सीधा उस बॉटल को देख रहा हूं तो नॉर्मल लाइन ऑफ विजन हो गया लगभग। बट अगर ऊपर वाले फैन को देख रहा हूं तो क्या मुझे एंगल को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट यानी जो नजर की लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन है। जैसे अगर मैं उस फैन को देख रहा हूं तो यहां से एक लाइन उधर ज्वाइन कर रही इससे, तो ये हो जाएगी क्या? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ। क्या when the line of sight is above the normal line of the vision, then it is called the angle of elevation. देखो, when the line of sight, when the line of sight, S-I-G-H-T, when the line of sight is above the normal line of vision, when the line of sight is above the normal line of vision, the angle of elevation, the angle is called the angle of elevation. The angle is called the angle of elevation. अब बच्चे लोग एक बात सुनेगा ध्यान से, ये जो मैंने टर्म बोली है ना, एनएलवी लाइन ऑफ नॉर्मल लाइन ऑफ विजन, एलओएस मतलब लाइन ऑफ साइट, ये एनसीईआरटी बुक, आरडी शर्मा, स्कूल टीचर्स ये टर्म्स यूज नहीं करते। तो अगर ये टर्म्स यूज नहीं करते तो ये डेफिनेशन वहां के लिए बेकार है। अगर आप स्कूल में इस डेफिनेशन को लिखोगे तो दे विल नॉट गिव यू एनी मार्क और दे विल नॉट एक्नॉलेज दैट डेफिनेशन, क्योंकि वो टर्म्स डिफरेंट यूज करते हैं। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? नॉर्मल लाइन ऑफ विजन, और दूसरा ये क्या है? लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और नॉर्मल लाइन ऑफ विजन सिर्फ हमारे क्लासेस के लिए सफिशिएंट है।
सिर्फ समझने के लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहला बेंच है कि जिसको मैं ये डेफिनेशंस कॉपी में लिखा रहा हूं, क्योंकि जब लोग बात करते हैं ना कॉपी में लिखा तो चुप हो जाते हैं, अदरवाइज इस डेफिनेशन को लिखने का कोई मतलब नहीं। ये डेफिनेशन मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं इस डेफिनेशन को लिखने का। अब इधर देखो, अगर लाइन ऑफ साइट ऐसे हो, सपोज अगर मैं ऐसे देख रहा हूं नीचे, तो क्या नॉर्मल से नीचे देख रहा हूं क्या? तो जब नॉर्मल से नीचे देख रहे हैं तो इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, व्हाई इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन? बोलो, बनने लग गया कि नहीं? तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलो, बना? समझ में आ गया सब लोग को? जब भी नॉर्मल लाइन से ऊपर देखोगे तो एलिवेशन, नीचे देखोगे तो, लेकिन एंगल हमेशा बनेगा किससे? नॉर्मल लाइन ऑफ विजन। और ये जनरली हॉरिजॉन्टल है। ये क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। चेक करना हॉरिजॉन्टल की स्पेलिंग सही है क्या? तो आई के ऊपर डॉट लगा। क्या बोली? आई के ऊपर डॉट है। अच्छा जी हुई। बिंदु, आई के ऊपर बिंदु। आवाज से तुमको बिंदु के नाम से जाना, ठीक है? चलिए, ये एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर है? मतलब हमने एक छोड़ दिया क्या? हमने कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल टू अननोन अपॉन नोन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल टू, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, बच्चे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल टू अननोन अपॉन नोन। अननोन अपॉन नोन, अननोन अपॉन नोन। अब बोलेंगे अननोन नोन कट गए तो बच गया। मुझे मालूम है यार, लगाए कि कूद कूद के भरिए। चलिए, देखिए, a circus artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied to the top of the vertical pole to the ground. देखो पहले इस वाली लाइन को पढ़ो। अच्छा, मैथ्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये वाला टॉपिक बन रहा होगा, तो अगर उनको बन भी रहा है तो चुपचाप से जस्ट प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, बट अपने आसपास के माहौल को खराब ना करें, है ना? पता लगा फिर अंशुमन की तरह बातें करने लग गए, तो वो नहीं करना बिल्कुल। सिर्फ सीधा सीधा चुपचाप से यहाँ पे अपना काम कीजिए। मुझे सपोर्ट कीजिए सब लोग, आपके बिना सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा सिवाय आपकी सुनाई। ये लीजिए, क्या इन सर्कस स्टैंड की टेंट की, अबे टैंट है कि टेंट है? ये टैंट है। A circus artist is climbing a, सब पे टेंट तो है नहीं, ना टेंट है ना टैंट है, कहाँ पर 20 meter long rope, 20 meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. बच्चों लोग, ये एक पोल हो गया, वर्टिकल पोल। वर्टिकल का मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर टू अर्थ। वर्टिकल का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू अर्थ। फिर ये हो गया हाइट h,
और ये रस्सी 20 मीटर की है। फिर द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है? कितने लोग बोलते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन है? हाथ ऊपर करो। ओके, कितने लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन है? ओके, ठीक है। ये दोनों में से कुछ नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ साइट तो है ही नहीं, नाम की नहीं है। अच्छा चलिए, अब इस वाले ट्रायंगल में निकालना क्या है? तो अननोन क्या है? अननोन है हाइट, और नोन क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो ये बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है? तो क्या यहां पर sin 30 लगा देना चाहिए? फिर दोबारा से देखिए इसको, मैंने बोला था अननोन अपॉन नोन। अननोन कौन है? h। नोन कौन है? 20, और हाइट अपॉन 20 इसकी वैल्यू sin 30। sin 30 का वैल्यू और तो क्या h का वैल्यू 20 अपॉन 2 वुड इट बी 10 मीटर? ये दो बार अंडरलाइन कर दिया, मतलब क्या हुआ? ये हमने निकाला है गिवन ये डायग्राम, वी हैव कैलकुलेटेड दिस। तो इसको बोलते हैं, टॉपिक क्या था हमारा? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन हुआ क्या? ट्रिग्नोमेट्री का क्या हो गया इसके अंदर? एप्लीकेशन। वी हैव यूज्ड ट्रिग्नोमेट्री टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंस। हमने कैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया? हाइट एंड डिस्टेंस। फटाफट इसको कॉपी करो जल्दी से, डायग्राम बनाइए, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन तो कॉपी मत कीजिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में 2-3 पार्ट्स हैं, कुछ बहुत ही बेसिक है, कुछ बहुत अच्छा है। अच्छे से करिए मेरे साथ इसको। h का वैल्यू कितना हो गया है? 10, और ये हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाला है। एंगल ऑफ एलिवेशन ना, एंगल ऑफ एलिवेशन भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, ये किसी स्कूल में भी आया ना ये क्वेश्चन? एपीएस में यार ये क्वेश्चन वाकई इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया इसके यहाँ पे। हाइट एंड डिस्टेंस में तैयारी की तो जरूरत नहीं थी। सर्कस वाला नहीं पूछा? टू ट्रायंगल्स वाला उनको लग रहा होगा बच्चों को नाम लेंगे। फटाफट इसके डायग्राम बनाइए प्लीज, मैं सिखाता हूँ। जब देखो ट्री ब्रेक्स, एक ट्री जो है ना वो बीच में से टूट गया, एक ट्री का ब्रेकअप हो गया। एक ट्री का क्या हो गया? मेरी अंग्रेजी थोड़ी वीक है, मुझे समझ नहीं आता किस चीज का क्या होता है। तो यहां से क्या हो गया? ब्रेकअप बोलेंगे कि ब्रेक डाउन बोलेंगे? जी नहीं, तो इसके बोलेंगे ब्रेकिंग बोलेंगे। अच्छा चलिए, a tree breaks due to the storm, हवा चल रही बहुत तेज, तो ये वाला पीस ऐसे गिर गया। क्या ये वाला पार्ट ऐसे आ गया? क्या ये ए बी सी, इसको भी ए लिख लो क्या? क्या आपको डायग्राम में 2 ए नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, 2 ए नहीं। जब यहां ये देखोगे तो यहां नहीं होगा, और जब यहां देखोगे तो यहां दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते।
है ना, ट्री जो ऐसे दबे और यहाँ से इतना यहाँ से पोर्शन टूटा तो ये पोर्शन ऐसे है। तो इसलिए क्या ये यहाँ से यहाँ पहुंचा क्या? एक बार जरा क्वेश्चन को पढ़िए। A tree breaks down, या tree breaks due to the storm and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree. Making an angle of 30 degree. The distance between the foot of the tree and the point where the top touches the ground. ये कौन सा distance है? Foot of the tree and the top touches the ground. क्या ये वाला portion एज दे दिया क्या? Find the height of the tree. तो ये मान लेता हूं x, ये मान लेता हूं y. क्या ये भी y होगी क्या? क्या अभी भी आपको 2y दिख रही है? समझना आ गया ना? जब t यहां होगा यहां नहीं होगा, जब यहां होगा तो यहां नहीं होगा। अब ये तो बन गया नॉर्मल डायग्राम। जनरली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो आधा काम तो हो जाए। मेन डायग्राम होता है, डायग्राम के बाद में फिर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलता है। तो बच्चों लोग अब इधर देखिएगा, क्या इसके अंदर मैंने लगाया tan 30। क्या लगा दिया मैंने इसके अंदर? तो क्या x अपॉन 8 होगा क्या? चेक करो जल्दी। tan 30 की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज x एंड बेस इज 8। तो tan 30 की वैल्यू x अपॉन 8। क्या x का वैल्यू कितना होगी? 8/3। या मुझे लग रहा है कि x का वैल्यू तो आ भी गया मेरा 8/2। आ गया कि नहीं? क्या आपको ये वाली पार्ट मिल गई लेंथ की हाइट? कौन से और चाहिए? क्या मैं cos 30 लगा सकता हूं? cos 30 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 8। y का वैल्यू हो गया 16/√3। ये लो, ये वाला वैल्यू कितना हो गया? 16/√3। कितने लोग को समझ में आ गया रेड वाला इधर वाला सॉल्यूशन? किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी को भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। बालकनी में वॉइस बोलो। हो गया? हाँ हाँ हाँ। अच्छा t कितना बड़ा है? क्या x प्लस y है क्या? देखो ये रहा x और ये रहा y। तो x प्लस y मतलब 8/√3। क्या इसको रैशनलाइज कर लोगे? जल्दी से करो रैशनलाइज। इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24√3/3। क्या मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर? क्या मीटर में चल रही ना यूनिट्स? अच्छा अगर डेसिमल्स में चाहिए तो कॉपी के मार्जिन लाइन के ऊपर लिखो जल्दी से। कॉपी के मार्जिन लाइन के ऊपर √3 1.732 और √2 इज 1.414। वैसे स्कूल में 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक के लिए सफिशिएंट होता है, लेकिन हम लोग फिर भी कितने प्लेसेस यूज कर लेंगे? 3 प्लेसेस। वी विल यूज 3 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल। आप मल्टीप्लाई कर लोगे इसको? यस सर। बल्कि रेगुलर क्लासरूम मेरी इसी टाइम ही है, नॉर्मल क्लासरूम। समझ गए? कल कोई भी छुट्टी नहीं। एज इट इज पढ़ रहे होंगे हम लोग।